Hello learners, welcome to my channel. This channel is truly dedicated to psychology learners, especially for IGNOU students, and you will get so many videos of BA PCH course on this channel, so please do check it out. And if you want to join my private classes, then please do contact on my mail. It is given in the pinned comment. And if you will join the classes, then you will get one-to-one mentoring, plus your practical preparation, plus short assignments, and many more, like free test papers and weekly test and so on, like full preparation of your exams, because IGNOU exams are really tough and their evaluation is really tough. So I'll suggest you to join my private classes. Until then, enjoy these free sessions. Thank you so much. Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to study unit 2nd of PPCC 106. तो फर्स्ट जो यूनिट है उसके ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं, एंड आई गेस 3 पार्ट्स में वो वीडियो है, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है, एंड दैट्स माय एम कि इस बुक को पूरा ना पढ़ के हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करें जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज हियर वी हैव सो मच थ्योरी एंड थ्योरी। सो दैट्स माय गोल कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करें, ताकि इतना थ्योरी माइंड में ना रह के हम उन्हीं टॉपिक्स के साथ चलें जो कि इम्पॉर्टेंट है और जिसके चांसेस हैं एग्जाम्स में आने के। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में से 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है कि डिफरेंशिएट द थॉट्स ऑफ विल्हेम वुंट एंड विलियम जेम्स ऑन द कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस के बारे में विलियम जेम्स ने और विल्हेम वुंट का क्या कहना था, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एंड दैट्स इट। अभी तक तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है इस यूनिट में से, तो हम डायरेक्टली देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। सो एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ कि सेकंड यूनिट जो है, यहाँ इस यूनिट में बात की जा रही है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था अर्ली मॉडर्न साइकोलॉजी में इन सारे साइकोलॉजिस्ट का। तो हेल्महोल्ट्ज के बारे में भी बात की गई है, फेशनर के बारे में, एंड वुंट एंड जेम्स के बारे में ऑब्वियसली। तो वुंट एंड जेम्स के बारे में क्वेश्चन आया है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द विल्हेम वुंट्स पार्ट। सो या हियर वी गो। सो विल्हेम वुंट का क्या कंट्रीब्यूशन था टू द मॉडर्न साइकोलॉजी, और स्पेशली कॉन्शियसनेस के बारे में उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले तो समझेंगे थोड़ा सा विल्हेम वुंट के बारे में। तो यहाँ पर गिवन है कि जो हेल्महोल्ट्ज और फेशनर थे, जैसे कि ऊपर इस यूनिट में इन 2 साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करी गई है, हेल्महोल्ट्ज और फेशनर के बारे में। तो उन्होंने क्या किया कि ऑब्वियसली एक पाथ तो बना ही दिया था साइकोलॉजी का, बट अगेन फिर विल्हेम वुंट ने उसके ऊपर काम किया और फिर फाइनली एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बना दिया साइकोलॉजी को, बिकॉज वी नो अर्लियर साइकोलॉजी वाज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी। तो विद द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विल्हेम वुंट ये फाइनली इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह हमारे सामने आया। ओके, और विल्हेम वुंट जो थे वो हाईली इन्फ्लुएंस थे हेल्महोल्ट्ज और फेशनर से। इन्होंने इन लोगों ने जो काम किया था इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, तो उस काम में जो उस काम की वजह से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे विल्हेम वुंट, और वो उनके वर्क में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, सो जो साइकोलॉजी ऑफ वुंट है ऑब्वियसली उसके रूट्स है नेचुरल साइंस में। वाई? बिकॉज विल्हेम वुंट जो थे वो एक ट्रेंड फिजियोलॉजिस्ट थे, एक ट्रेंड डॉक्टर थे। तो डॉक्टर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये सब उनका पार्ट होता है। तो नेचुरल साइंस के रूट्स हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी ऑफ वुंट में बेसिकली। तो क्यों थे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देन डायरेक्टली जितना मैंने पोर्शन हाईलाइट किया है हमें उस पर ही चलना है। देन विल्हेम वुंट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब विल्हेम वुंट जो थे इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी फिजियोलॉजी एंड फिलोसफी में। तो फर्स्ट यूनिट में जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये ऑफस्प्रिंग माना जाता है फिजियोलॉजी और फिलोसफी का। साइकोलॉजी जो है वो ऑफस्प्रिंग मानी जाती है फिजियोलॉजी एंड फिलोसफी। बाय? बिकॉज विल्हेम वुंट एक फिलोसोफर भी थे और एक फिजियोलॉजिस्ट भी थे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को मिला के साइकोलॉजी हमारे सामने है। इन दोनों ही डिसिप्लिन्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, मिलाएंगे आपस में, तो उससे रिफ्लेक्ट होती है साइकोलॉजी, उससे बन के आती है साइकोलॉजी। और ये हमने किया जब हमने इसको इंटीग्रेट किया इन एन इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो ये कौन कर सकता था? ये कोई नॉलेजेबल पर्सन कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ वुंट जैसा। ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ हिम साइकोलॉजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन के साथ आज हमारे सामने है। ओके, तो वुंट जो थे उन्होंने क्लियरली रिजेक्ट कर दिए थे नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को। बेसिकली जो वुंट थे वो बिलीव करते थे एम्पेरिकल साइकोलॉजी में। एम्पेरिकल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, तो वो ये एम्पेरिसिस्ट थे।
ठीक है। तो एम्पेरिसिस जो रहते हैं, तो एम्पेरिसिस जो एक एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, तो यहाँ पे बात की जाती है कि जितनी भी सेंस बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, हम सिर्फ उसी को साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बनाएंगे। जितनी भी नॉन साइंटिफिक चीज़ें हैं जिसको ना हमने देखा है, इनटैंजिबल है, तो मैं उसका साइकोलॉजी का पार्ट नहीं मानता हूँ। तो उनका ऐसा कहना था। तो जैसे कि पहले जो बात करी जाती थी कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोल है, साइकोलॉजी जो है वो और भी चीज़ों के बारे में बात करी जाती थी, जैसा कि BPCC 101 में जो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक है साइकोलॉजी की, हमने फर्स्ट ईयर में उसके बारे में पढ़ा है, ऑलरेडी वीडियो भी अपलोडेड है मेरा चैनल पे। तो वहाँ से जब हम देखेंगे कि क्या क्या माना जाता था पहले साइकोलॉजी को, पहले बात किया गया कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोल है, फिर साइंस ऑफ माइंड है, फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, फिर अगेन कैसे कैसे रिजेक्ट हुआ वो सब, तो फाइनली क्या है साइकोलॉजी, तो बाद में आया। ठीक है, फिर देन फाइनली ये पाया गया कि साइकोलॉजी जो है इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। फाइन। देन और क्या किया था, और क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और मॉडर्न साइकोलॉजी में विल्हेम वुंट के, कि इन्होंने एक स्टैब्लिश करी थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। जैसे कि अभी मैंने बोला था ना, इनकी अप्रोच जो रहती थी एम्पेरिसिस्ट अप्रोच रहती थी। तो एम्पेरिसिस्ट में एक्सपेरिमेंट्स भी आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम। तो इसके लिए इन्होंने लाइप्जिग में इन्होंने एक लाइप्जिग में इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, 4 कमरों की ये लेबोरेटरी थी जहाँ पे पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी का जो भी सब्जेक्ट मैटर आगे बनने वाला है, या साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, तो उस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट्स होते थे। ओके। देन the founding of modern psychology required a lot of effort, dedication, and courage, obviously, to fulfill such a movement. One's efforts resulted in an achievement that is considered of overwhelming importance. The establishment of new scientific academic psychology gives Wundt a unique stature among all the psychologists. Why Wilhelm Wundt is so famous? Because वही अगेन सेम चीज़ है ना, कि अलग से किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन बना देना, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बना देना अपने सब्जेक्ट को या साइकोलॉजी को, तो उसके लिए काफ़ी डेडिकेशन, काफ़ी मेहनत, काफ़ी करेज चाहिए। तो ये सब किया था विल्हेम वुंट ने। फाइन। तो ये तो था विल्हेम वुंट के बारे में थोड़ा सा। नाउ जो मेन जो टॉपिक है, हम उस पर डायरेक्टली आते हैं। तो हियर वी विल टॉक अबाउट द कॉन्शियसनेस एंड द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो इन 2 टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। सो कॉन्शियसनेस जो होता है, पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। आप अपने Meninges. इन्वायरमेंट में कितना आप अवेयर Meninges. हैं हर चीज़ को लेके, तो वही होता है कॉन्शियसनेस। एंड कॉन्शियसनेस जो है, यही इनका सब्जेक्ट मैटर था, वुंट साइकोलॉजी का यही एक सब्जेक्ट मैटर था, जिसको वो कहते थे कि कंसिस्टेड ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड कुड बी एग्जामिन्ड बाय द मेथड ऑफ एनालिसिस एंड रिडक्शन। बेसिकली ही वांटेड टू से कि कॉन्शियसनेस को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, जब हम उसको टुकड़ों में स्टडी करेंगे, जब हम उसका डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। फाइन। तो कॉन्शियसनेस एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड इन इट्स ओन कंटेंट, देयरफॉर only studying the constituent components of consciousness will only provide a starting point in gaining our understanding of psychological process। तो इनका बेसिकली यही कहना था कि जब हम टुकड़ों में बांट के कॉन्शियसनेस को पढ़ेंगे, तब हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, किसी भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझने का हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ओके। देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सो किसी भी थ्योरिस्ट की थ्योरी या किसी भी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी समझने के लिए आपको कुछ वर्ड्स पकड़ने होते हैं, जिससे पूरा आंसर राइटिंग हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये वर्ड्स जो हैं यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बात करी है, एक तो सेंसेशन फीलिंग्स के बारे में, एक इन्होंने बात करी है ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स के बारे में। तो क्या बात करी है हम देख लेते हैं। तो इनका सबसे पहले अभी हमने कॉन्शियसनेस में क्या पढ़ा, ये कहते थे कि कॉन्शियसनेस को हम टुकड़ों में बेसिकली पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इनका कहना था कि कॉन्शियसनेस के 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है सेंसेशन, एक होता है फीलिंग्स। नाउ व्हाट इज सेंसेशन? सेंसेशन हम सबको पता है, सेंसेशन बेसिकली सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जितने भी सेंसेशंस हमको हो रहे हैं, वो कैसे होती हैं? फ्रॉम द स्टिमुलेशन इन अ सेंस ऑर्गन। जैसे कि अभी मेरी आवाज़ एक सेंसेशन है, एक सेंस है। ठीक है, सॉरी, आप लोगों के कानों तक जा रही है, तो ये ऑडिटरी सेंसेशन है। करेक्ट। स्क्रीन जो आंखों के सामने चल रही है, तो ये विजुअल सेंसेशन है। करेक्ट। तो ये हो रहा है इस तरीके से। एंड देन जो इन्फॉर्मेशन मिली है,
जो भी इंफॉर्मेशन मिली है फिर वो हमारे ब्रेन तक जाती है, ठीक है। तो यही होता है सेंसेशन का प्रोसेस। हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को लेते हैं और वही इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, ठीक है। अब फिर अगेन क्या कहना था विल्हेम वुंड का कि सेंसेशन को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। किस किस चीज़ के बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं? सबसे पहला तो कि सेंसेशन की इंटेंसिटी कैसी है, हाई है, लो है, उसकी ड्यूरेशन कैसा है और उसकी सेंस मोडालिटी कैसी है, बेसिकली क्वालिटी कैसी है सेंस की, ओके। देन उन्होंने क्या बोला था कि मैंने ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं देखा है सेंसेशन एंड इमेजेस में। इमेजेस क्या है? बेसिकली आपकी विजुअल जो इमेजेस बनती हैं कि हम किसी भी चीज़ को देख के जो हमारी आंखों के अंदर जो विजुअल इमेजेस बनती हैं, तो उन्होंने बोला था कि सेंसेशन और इमेजेस में एज सच कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई सेंसेशन की बात। नाउ वी विल सी फीलिंग्स के बारे में उनका क्या कहना था। तो फीलिंग्स के बारे में वो ये कहते थे विल्हेम वुंड कि ये डायरेक्टली सेंस ऑर्गन से नहीं आती हैं, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं ऑफ सेंसेशन। बेसिकली जो फीलिंग्स हैं वो सब्जेक्टिव हैं, ओके। सो सेंसेशंस जब फीलिंग्स के साथ मिलती हैं, ठीक है, तो सेंसेशंस आर अकम्पनीड बाय सम फीलिंग क्वालिटीज। अ फीलिंग क्वालिटी विल रिजल्ट व्हेन सेंसेशन कंबाइन टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट। जब दोनों ये जो सेंसेशन और फीलिंग मिल जाती हैं, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट बन जाता है। अभी इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते थे बेसिकली वन। सो सेंसेशन एंड फीलिंग्स जो है ये साइमल्टेनियस एस्पेक्ट्स हैं ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस। मतलब ऑन द पॉइंट एकदम से जो एक्सपीरियंस हमको होता है किसी भी चीज़ को देख के, वो होता है इमीडिएट एक्सपीरियंस। और उनका कहना यही था कि सेंसेशन और फीलिंग्स एक साथ काम करती हैं, ओके। व्हेयरएज उनका कहना था कि सेंसेशन का तो प्रोसेस आपको पता है कि किसी भी चीज़ को हम कोई भी नॉलेज हमको मिल रही है वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जा रही है, बट फीलिंग्स जो है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सब्जेक्टिव एक चीज़ है, ठीक है। सो अब इसी के बेसिस पे इन्होंने बनाई थी ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स। और ये किस तरीके से बनाई थी? जब उन्होंने खुद का खुद के ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया था, इन पर्सनल इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि जब अपने ही थॉट्स को, अपनी ही फीलिंग्स को जब हम खुद से ही एनालाइज कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होता है इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फाइन। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने जब खुद के ही ऊपर ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज़ करा, फिर उन्होंने बनाई ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स। तो ये हो गया अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विल्हेम वुंड्स थ्योरी। तो ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स क्या कहती है? सबसे पहले तो उन्होंने एक डिवाइस का यूज़ किया, उस डिवाइस का नाम था मेट्रोनोम। मेट्रोनोम एक ऐसी डिवाइस है कि जैसे हम समझें कि एक अलार्म हमने सेट कर दिया, या हमने सेट किया कि हर 5 मिनट में या हर 2 मिनट में एक साउंड जो है वो आएगा उस डिवाइस में से। वो हमारे ऊपर है कि हम किस टाइम पीरियड्स में उस साउंड्स को सेट करें। तो वो साउंड जो हम सेट करेंगे तो वो हर पर्टिकुलर पीरियड पे, रेगुलर इंटरवल पे वो साउंड हमको सुनाई देगा, फाइन। सो ये यूज़ किया था विल्हेम वुंड ने। एंड एक्सपीरियंसिंग अ सीरीज ऑफ क्लिक्स, जब उन्होंने बार बार ये जब भी जो साउंड हमने सेट किया था टाइम पे, तो जब भी वो आवाज़ आई उस साउंड की, तो उनको क्या पता चला कि कुछ जो पैटर्न्स हैं, कुछ जो रिदमिक पैटर्न्स हैं, वो मुझे अच्छी लग रही हैं, दे आर प्लेजेंट। और कुछ जो है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक है। देन और क्या पता चला उनको कि एक्सपीरियंस ऑफ रिदमिक पैटर्न शुड बी सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड डिसप्लेजर। अब यहाँ पे उन्होंने फीलिंग्स को सब्जेक्टिव क्यों कहा था, अब ये समझते हैं। देखो, साउंड है, बट कुछ साउंड, जैसे हम एक डिवाइस पे बहुत सारे साउंड्स लगा दें, ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो साउंड मुझे अच्छा लग रहा है, जो साउंड मुझे प्लेजर दे रहा है, वो दूसरों को भी दे, करेक्ट। किसी को कोई साउंड ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी को कोई साउंड ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स है हमारी, ओके। एंड ये तो हो गई पहली चीज़, ट्राई डायमेंशनल की पहली चीज़, पहला डायमेंशन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला था कि इस चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं, या इस चीज़ को हम एक कॉन्टिनम पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ये कॉन्टिनम रेंज दे दी, हाईली प्लेजर एंड मॉडरेटली एंड देन लो प्लेजर। तो इस पे आपको रेट करना है कि ये वाला जो पर्टिकुलर साउंड था, जैसे कि मुझे ये साउंड बहुत अच्छा लगा, तो मैं हाईली ये इससे मुझे बहुत हाई प्लेजर मिला, ठीक है। फिर देन कोई दूसरा साउंड है तो उससे मुझे मॉडरेट प्लेजर मिला एंड देन लो प्लेजर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वांटिनम पे हम इस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं, फाइन। देन ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट, पहला डायमेंशन। देन दूसरा डायमेंशन था टेंशन एंड रिलैक्सेशन का। कैसे मिला ये भी देख लेते हैं। ही ऑल्सो नोटिस्ड अ सेकेंड टाइप ऑफ फीलिंग एज ही कंटिन्यूड विद द एक्सपेरिमेंट। यही अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा था पर्सनल इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन पे।
मेट्रोनोम एक डिवाइस उन्होंने यूज़ करी, ठीक है, उस पर बहुत सारे साउंड्स चल रहे हैं। पहला उन्होंने प्लेजर डिसप्लेजर वाला डायमेंशन दिया, तो कंटिन्यू किया उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को। फिर उन्होंने ये देखा कि जब भी कोई दूसरा जब साउंड आने वाला था ना, तो एक टेंशन अकर हो रही थी कि अब कौन सा साउंड आएगा, अब कौन सा साउंड आएगा, करेक्ट। तो ये तो हो गया टेंशन। एंड देन जब वही साउंड जब प्ले हो जाता था, तो फिर वो इन जो एक रिलैक्स हो जाते हैं हम, जैसे हम हमारे साथ भी होता है ना कि कंटिन्यूसली कोई चीज़ चल रही होती है तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, एक टेंशन अगर हो जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या आएगा। फिर वही अगेन वो चीज़ हो जाती है, तो देन वी आर रिलैक्स्ड, ठीक है। तो उन्होंने ये दो फीलिंग्स अगेन, टेंशन ये अगेन सब्जेक्टिव है कि किसी को हो रही है टेंशन, किसी को नहीं हो रही है, कोई है हो रहा है उस चीज़ से रिलैक्स्ड है, कोई नहीं हो रहा है, फाइन। तो अगेन इसको भी हम कॉन्टिनम पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट में थर्ड जो चीज़ थी वो है एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन। तो अब इन्होंने क्या बोला कि जब जैसे जैसे हमने रेट ऑफ क्लिक्स बढ़ा दिया, व्हेन वी इंक्रीज द रेट ऑफ क्लिक्स, जैसे बार बार अगर साउंड आ रहे हैं, बार बार क्लिक्स आ रहे हैं, तो एक्साइटमेंट उस चीज़ में आ रही है। जैसे हम फास्ट फास्ट हम कोई चीज़ चला दें, फास्ट है कोई गाना बजा दें, तो वो एक्साइटमेंट हमारे अंदर आने लगती है। और फिर अगेन कोई ऐसा स्लो 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 वर्जन वाला कोई भी सॉन्ग प्ले कर दें, या कोई उसी रेट ऑफ क्लिक्स को अगर हम डिक्रीज कर दें, तो फिर वो चीज़ डिप्रेस्ड करने लगती है हमें। अगेन क्या है कि फीलिंग के 3 डायमेंशंस उन्होंने दे दिए, प्लेजर डिसप्लेजर, टेंशन रिलैक्सेशन एंड देन एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन। तो ये दो चीज़ें अगर हमारे माइंड में रहेंगी व्हेनेवर वी आर राइटिंग दिस आंसर, तो सेंसेशन एंड फीलिंग्स याद रखना, एंड देन ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स याद रखना। इतने इससे हमारे पास एटलीस्ट 2 to 3 पैराग्राफ्स तो मिल ही जाएंगे। और एक पैराग्राफ मैंने क्या बता दिया था, यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट विल्हेम वुंड, ठीक है। तो ये 4 पैराग्राफ्स आराम से हमको इस टॉपिक में से मिल जाएंगे, फाइन। अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। हाँ, एक ये चीज़ और देख लेते हैं। इवन दो द ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स spurred a great deal of research at Leipzig and the other European laboratories present at the time, it has not been very successful in enduring the test of the time। मतलब पहले ये चीज़ को काफ़ी इसको हाइप मिली थी, काफ़ी इसको देखा था, अरे बहुत अच्छा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत अच्छी इन्हें थ्योरी बनाई है, ठीक है। फिर बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ा उस चीज़ को फिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। सो इतना आपको अपने एग्जाम्स में लिख के आना है। देन नेक्स्ट वी हैव विलियम जेम्स के क्या थॉट्स थे कॉन्शियसनेस पे। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये है कि इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी थी, फिनोमेना एंड कंडीशन। और दूसरी क्या चीज़ थी कि इन्होंने मोस्टली अपनी थ्योरी में, मेजरली इन्होंने अपनी थ्योरी में विल्हेम वुंड के वर्क को क्रिटिसाइज किया है। तो ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है माइंड। सो विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और उस बुक में ये था कि साइकोलॉजी जो है वो है साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। इस चीज़ के लिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स दिए थे, विच इज़ फिनोमेना एंड कंडीशंस, करेक्ट। तो उनका कहना था कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी का, जेम्स के पर्सपेक्टिव से वो दो, वहाँ पे दो वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट इज़ फिनोमेना एंड सेकंड इज़ कंडीशन। तो फिनोमेना जो है वो है आपका इमीडिएट एक्सपीरियंस से रिलेटेड, करेक्ट। अब विल्हेम वुंड की जब मैंने बात करी थी वहाँ पे इमीडिएट एक्सपीरियंस मैंने बताया था क्या होता है, ठीक है। देन फिनोमेना जो है वो इमीडिएट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। एंड देन कंडीशंस जो हैं वो होती है कि आपकी बॉडी का रोल, स्पेशली आपकी ब्रेन का रोल क्या है मेंटल लाइफ पे, ठीक है। देन अगेन फिर यहाँ से बात आती है हाउ ही अपोज्ड द आइडियाज़ ऑफ वुंड। तो इनका कहना था कि ये जो बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स में हम स्टडी करेंगे कॉन्शियसनेस की, तो ये जो बात जो इन्होंने विल्हेम वुंड ने कही है ये काफ़ी आर्टिफिशियल है, काफ़ी नैरो है, ठीक है। उनका कहना था कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि कॉन्शियसनेस को आप कॉन्शियसनेस जो है या कॉन्शियसनेस जो है स्मॉलर एलिमेंट्स से बनी हुई है, ठीक है। इनका कहना था कि कॉन्शियसनेस को अगर आपको स्टडी करना है तो उसकी नेचुरल सेटिंग में स्टडी करो, ठीक है। जो कि एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग जो भी नेचुरली जो भी हो रहा है कॉन्शियसनेस में, उस पर आप स्टडी करो, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिजिकल बॉडी आती है, स्पेशली ब्रेन आता है हमारा, एंड देन उसका क्या रोल है कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो ये था जेम्स। देन फर्दर जेम्स ने क्या आर्ग्यू किया कि जो डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस डिस्कवर किए गए थे वाया इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस डू नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द ट्रेन्ड ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इसको क्लियर करने के लिए ये चीज़ समझते हैं कि उनका कहना बेसिकली ये था कि जो ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड हमको पता है क्योंकि हमने पढ़ा है ये ऑलरेडी विल्हेम वुंड की थ्योरी में, वेयर जब हम अपने ही कॉन्शियस एक्सपीरियंस को या अपने ही कॉन्शियसनेस को, अपने ही थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो हाँ, तो क्या कहना था विलियम जेम्स का कि जस्ट बिकॉज ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स जो हैं, ये जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं कॉन्शियसनेस के जो कि लेबोरेटरी सेटिंग्स में एनालाइज किए जा रहे हैं, सेम
सेम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को हम दूसरों में भी देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर सेम एक्सपीरियंस दिया जाए हर किसी इंडिविजुअल को तो जाहिर सी बात है सेम ही एलिमेंट्स होने वाले हैं वहाँ पर भी। ओके, Then, for responding to one's approach to psychology, James maintained that simple sensation. Here is the important thing. विलियम जेम्स का कहना था कि जो simple sensation होती है ना, वो conscious experience के अंदर नहीं आती हैं, नहीं exist करती हैं। वो कहते हैं कि अगर सेंसेशंस को कॉन्शियस एक्सपीरियंस का पार्ट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें इन्फर करना पड़ेगा, कुछ इन्फ्रेंसेस, कुछ एब्स्ट्रैक्शन लेके आने पड़ेंगे। बेसिकली आपको पहले समझना होगा उस चीज़ को, फिर जब जाके वो आपके कॉन्शियसनेस में जाएगी। ओके, देन अगेन वही सेम चीज़ लिखी गई है कि जेम्स ऑल्सो डिफर्ड फ्रॉम वुंड इन हाउ ही व्यूड कॉन्शियस एक्सपीरियंस इटसेल्फ। उनका बेसिकली कहना ये था कि जो अभी तक आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस और डिडक्शन की कॉन्शियस एक्सपीरियंस को पढ़ने के लिए, वो कहते हैं ना विल्हेम वुंड के स्मॉलर एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करेंगे तब जाके हम कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो विलियम जेम्स ने इस चीज़ को बोला कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ओके, देन उनका क्या कहना था? विलियम जेम्स कहते थे कि कॉन्शियसनेस जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो, लाइक ही व्यूड कॉन्शियसनेस एज अ कंटिन्यूस फ्लो। ठीक है, और वो कहते थे कि अगर आप इसको टेम्परली डिस्क्रीट एलिमेंट्स में बांटेंगे तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को डिसऑर्ट करेगी। ठीक है, एंड देन उनका कहना था कि कॉन्शियसनेस जो है कंटिन्यूस फ्लो है। क्या है? एवर वेरिंग है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एक्सपीरियंस है सेम सेंसेशन का तो ज़रूरी नहीं है कि वही सेम एक्सपीरियंस दोबारा भी हो, तो वो चेंज भी तो हो सकता है, राइट? आपको कोई भी एक्सपीरियंस दिया गया, उसकी सेंसेशन जो भी आई तो वो सेंसेशन दूसरी बार में चेंज भी तो हो सकती है। ओके, एंड देन अगर दो डिफरेंट ओकेशंस पे सेम सेंसेशन दिया गया तब भी कॉन्शियसनेस डिफरेंट हो सकती है। तो इनका कहना था कि कॉन्शियसनेस इज एवर वेरिंग, कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूस। ओके, एंड देन उन्होंने बोला कि कॉन्शियसनेस के साथ साथ माइंड जो है वो भी कंटिन्यूस है। द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूस, नॉट मार्क्ड बाय एनी डिस्टर्बेंसेस। कंटिन्यूसली हम हर चीज़ के लिए कॉन्शियस रहते हैं। ओके, चाहे फिर वहाँ पे कोई गैप भी आ जाए टाइम में, जैसे कि अगर हम सो गए हों, ठीक है, सोते में हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं, करेक्ट, हम अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, बट स्टिल जब हम जाग जाते हैं तो वापस से सब कुछ हम वही सब रिकॉल कर लेते हैं ना कि कल रात में क्या हुआ था, या सोने से पहले क्या क्या हुआ था, करेक्ट। सो besides being continuous the mind is also selective. Here's the one more important thing is here विलियम जेम्स ने ये चीज़ भी बताई थी कि माइंड जो है हमारा सिलेक्टिव है, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम हर चीज़ को नोटिस कर सकें, हर चीज़ को हम समझ सकें, हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें एट अ गिवन मोमेंट। तो उसके लिए हमारा जो माइंड है वो सिर्फ वही चीज़ों को सिलेक्ट करता है जो अभी तक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या कर देता है ब्रेन, रिजेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिल्टर कर लिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको फिल्टर कर लिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रिजेक्ट कर लिया। तो ये चीज़ भी यहाँ पे लिखने की है कि एक तो उन्होंने बोला था कि कॉन्शियसनेस जो है वो कंटिन्यूस है, इट इज़ एवर वेरिंग, एंड देन उन्होंने बोला कि कॉन्शियसनेस जो है या माइंड जो है हमारा इट इज़ वेरी सिलेक्टिव। फाइन, तो ये 3 चीज़ें और याद रखने की हैं। देन बात कर लेते हैं जेम दस प्लेस्ड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द फंक्शन। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ पे ये पूरी जो बात कर रहे हैं ना वो ब्रेन की फंक्शनिंग की बात चल रही है, ठीक है। तो या बात करें कॉन्शियसनेस की भी फंक्शनिंग की बात चल रही है, नॉट ऑन द स्ट्रक्चर थिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर पे किसने बात करी थी? विल्हेम वुंड ने। तो कॉन्शियसनेस हैव सर्वाइव्ड ओवर टाइम, इट मस्ट हैव सम बायोलॉजिकल यूटिलिटी, ही बिलीव्ड was it ability to help individuals to adapt to their environment by allowing them to choose। क्योंकि कॉन्शियसनेस जब होती है तब हम environment में भी एडजस्ट कर लेते हैं, हम situations को, environmental situations को भी अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन जेम्स में एक और चीज़ बताई थी विलियम जेम्स ने, ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन कॉन्शियस चॉइस एंड हैबिट, आउट ऑफ विच हैबिट्स जो रहती है ना, जैसे हमारी आदत में जो चीज़ आ जाती है तो वो इनवॉलेंट्री हो जाती है, फिर वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होती है? नॉन कॉन्शियस होती है। बट जो चॉइस हमारी होती है कि हम अभी इस टाइम पे क्या काम करना चाह रहे हैं, तो वो फिर हमारी कॉन्शियस चॉइस हो जाती है, करेक्ट। तो ये 2 चीज़ों के भी बारे में उन्होंने बात करी थी, चॉइस एंड हैबिट। तो ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि लास्ट में याद रहे, चॉइस एंड हैबिट, वेयर हैबिट जो है वो अनकॉन्शियस है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इट इज़ इनवॉलेंट्री, एंड देन चॉइस जो है, कॉन्शियस चॉइस जो है वो हम अपने इच्छा से करते हैं, हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो वॉलेंट्री होती है, करेक्ट। सो ये था हमारा आज का वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में I'll definitely teach you guys यूनिट थर्ड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑफ कोर्स क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा पढ़ाई भी करनी पड़ती है, बिकॉज थोड़ी सी भी गलत हो जाती है फिर. सो for my mehnat, for my hard work, please do like the session and please subscribe the channel as well. Thank you so much.